Hey guys, welcome to Defense Spectrum. Friends, today our lecture is majority. क्या मेजोरिटी मतलब कि कितने टाइप की मेजोरिटीज़ होती हैं जिससे या तो कोई बिल पास होता है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होता है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैसे होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है। हम हर टाइप की मेजोरिटी को समझेंगे कि मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम कितने लोग चाहिए किसी भी बिल को पास कराने के लिए। समझो यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं, 10 में से कितने लोग चाहिए बिल पास कराने के लिए? 5 चाहिए, 5 से ज़्यादा चाहिए, स्पेशल लोग मतलब 7-8 लोग चाहिए। अब इस चीज़ को आज हम यहाँ समझेंगे। अब देखिए, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी के प्रीलिम्स का हो, सीडीएस का हो, एफकेट का हो, सीएपीएफ का हो या एनडीए का हो, कोई भी एग्जाम है उसमें अगर आपको टाइप्स ऑफ मेजोरिटी पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। क्योंकि किसी का रिमूवल हो प्रेसिडेंट का, या स्पीकर का रिमूवल हो, डिप्टी स्पीकर का रिमूवल हो, अगर आपको मेजोरिटी के बारे में पता है कि किस मेजोरिटी से होते हैं, तो ये मानो कि क्वेश्चन आपका सही होना ही होना है। इन सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन लिखाना चाहता हूँ, उसको अपने नोट्स में लिखिए। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको डेफिनेशन लिखा रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोरम क्या होता है। क्या बता रहा हूँ मैं आपको? व्हाट इज कोरम। देखिए, व्हाट इज अ कोरम। कोरम, देखिए, कोरम का मतलब ये होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू डू अ बिजनेस इन असेंबली। ये आपकी असेंबली है, यहाँ समझो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। हमारी लोकसभा में कितने लोग हैं टोटल? 545, 545 लोग एमपी बैठते हैं यहाँ पे। अब मिनिमम नंबर कितने चाहिए कि वो नहीं होगा तो भाई काम करना शुरू ही नहीं करेंगे वो लोग। वो क्या होता है, उस मिनिमम नंबर को बोलते हैं कोरम। इसको सिंपल मेजोरिटी से कंपेयर मत करो। कोरम का बस मतलब ये जान के रखो कि टोटल कितने लोग यहाँ बैठे हैं कि काम कर पाए। तो कोरम का डेफिनेशन क्या हो गया? कोरम का मतलब हो गया मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू डू बिजनेस या वर्क, कोई भी जैसे काम है, इन एन असेंबली। एक असेंबली में मिनिमम कितने लोग बैठे हैं कि वो लोग यहाँ पे काम कर पाए। पता है आपको इंडिया में कोरम क्या है? ये तो कोरम की जनरल डेफिनेशन होगी। देन व्हाट इज द कोरम इन इंडिया? कोरम इन इंडिया, इंडिया में मिनिमम नंबर ऑफ कोरम मतलब कोरम का जो मिनिमम नंबर है वो कितना है इंडिया में? इंडिया में है नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। पूरा लिखो, टोटल स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। देखो, समझ गए? इसका मतलब क्या है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जैसे ये लोकसभा है, लोकसभा में 545 लोग होने चाहिए और एक यहाँ बैठता है स्पीकर 545 में से ही होता है, मतलब सबको मिला के 545 होते हैं। अब ये कह रहा है कि इंडिया में कोरम है कि 1/10, मतलब लोकसभा का टोटल सीट कितनी होती है, यहाँ हम लिखेंगे टोटल स्ट्रेंथ, यहाँ हम लिखेंगे कोरम। राज्यसभा, लोकसभा में टोटल सीट कितनी है? 545। यहाँ पे कितनी है राज्यसभा में, बताइए? इट्स 250। एक्चुअली टोटल स्ट्रेंथ का मतलब है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी अलाउड है, 250। अब टोटल स्ट्रेंथ में कोरम कितना होगा? 1/10 कितना हो गया? 54। और यहाँ पे कितना हो गया? 25। मतलब कि अगर कोई भी काम करना है यहाँ पर बैठ के, तो मिनिमम अगर लोकसभा है तो 54 लोग बैठे हुए होने चाहिए और राज्यसभा में 25 लोग बैठे हुए होने चाहिए, इंक्लूडिंग वो बंदा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो इन सबके ऊपर बैठा है। देखा होगा आपने। चलो मैं आपको चीज़ और बता देता हूँ कि साथ साथ अगर आपने टीवी देखा होगा तो जो लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं उनका कारपेट का कलर पता है वो क्या होता है? उनके कारपेट जो वहाँ बिछा हुआ होता है, ध्यान से देखिएगा, वो होता है ग्रीन। और जो राज्यसभा होता है वहाँ पे कौन सा होता है? वहाँ पे कारपेट का कलर होता है रेड। याद कैसे रखोगे? राज्यसभा आर से रेड, लोकसभा ग्रीन। ठीक है, चलो एक बार इसे रब कर देते हैं। ठीक है, आप लोग को कोरम का मतलब समझ में आ गया? कोरम बहुत कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि वर्किंग अगर बिजनेस चल रहा है या कोई काम चलेगा तो उस काम चलने में टोटल कितने लोग अलाउड हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए। और इससे ज़्यादा कोरम का और कोई मतलब नहीं होता। अब मैं आपको सिंपल मेजोरिटी और जो मेजोरिटी है ना, सारी मेजोरिटी समझाऊंगा, बस आपको थोड़ा सा साथ साथ चलना है। ठीक है, थोड़ा वेट करिए, पेशेंस रखिए, चीज़ें बहुत इतनी अच्छी तरीके से समझ में आएंगी जितनी आपको आज तक कभी नहीं आई है। इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं। देखिए, समझ में आ गया आपको कोरम का मतलब क्या होता है? चलो आगे चलते हैं। अब कोरम के बाद मैं आपको एक टर्म और बताना चाहता हूं जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। देखिए, 2 वर्ड और आप याद कर लीजिए।
एक सेकेंड, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। एक शब्द और याद करिए आप लोग, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगर लोकसभा में जो एमपी है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट इफ दे एक्सपायर, या तो पेन चेंज, पेन देखिए, या तो वो किसी वजह से एक्सपायर हो गए, इफ दे डाई, या उनमें से कोई डिस्क्वालीफाई हो गया, या किसी ने रिज़ाइन कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? डाई। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्क्वालीफाई। देखो हम आगे पार्लियामेंट वाले चैप्टर में सब कुछ पढ़ेंगे कि डिस्क्वालीफाई कैसे होते हैं, रिज़ाइन कैसे करते हैं, सब कुछ देखेंगे। या रेजिग्नेशन, रेसिग्नेशन, ठीक है। इन्हीं 3 टर्म को, डेथ प्लस डिस्क्वालीफाई प्लस रेजिग्नेशन, अगर कोई एमपी इस तरीके से प्रेजेंट नहीं है, उस चीज़ को काउंट करते हैं वैकेंसी के रूप में। कैसे बोलेंगे कि भाई वैकेंसी है, इट इज़ कॉल्ड वैकेंसी, आइदर डाई, आइदर डिस्क्वालीफाइड, आइदर रेसिग्नेशन। मतलब कि वो सीधी सी बात है, वैकेंसी का मतलब ये है कि वो एमपी अब उसको निकाल दिया गया है, या अब वो एमपी नहीं है, अब वो एमपी दोबारा बैठेगा नहीं वहाँ पे आके, इसका मतलब होता है वैकेंसी, ठीक है। एक टर्म और यूज़ होता है, उस टर्म को बोलते हैं एब्सटेंशन। एब्सटेंशन का मतलब क्या होता है? एब्सटेंशन का मतलब होता है कि कोई एमपी पार्लियामेंट से एब्सेंट है, वो किसी वजह से आज पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, इट इज़ कॉल्ड एब्सटेंशन, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अभी हमने 4 चीज़ देखी। कोरम का मतलब क्या होता है, कोरम इन इंडिया का मतलब क्या होता है, वैकेंसी का मतलब क्या होता है, और एब्सटेंशन का मतलब क्या होता है। याद रखिएगा, एब्सटेंशन का मतलब वैकेंसी नहीं होता है, वैकेंसी इज डिफरेंट थिंग, एब्सटेंशन इज डिफरेंट थिंग। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है? चलो तो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी में सबसे पहली जो मेजोरिटी हम देखेंगे, वो हम देखेंगे, देखिए टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी में सबसे पहली जो मेजोरिटी हम देखेंगे, दैट इज सिंपल मेजोरिटी। कौन सी? सिंपल मेजोरिटी। अब बोलोगे सर सिंपल मेजोरिटी मतलब, सिंपल मेजोरिटी क्या होगी? अब अच्छी बताओ, आप लोग 10 दोस्त हो, आपको पिकनिक के लिए एक स्पॉट डिसाइड करना है, पिकनिक जाने के लिए। तो आप लोग क्या बोलोगे भाई, जो आधे, जिसने 5 ने बोला कि ऊटी जाना है, और 5 ने बोला कि श्रीनगर जाना है, शिमला जाना है, मान लो ये बोल दिया। अब 5 ने तो बोला ऊटी के लिए, 5 ने बोला शिमला के लिए। अब ये तो भाई 50-50 हो गया। अगर एक इनमें से इधर आ जाए, इधर वाला भी एक बोल दे, 5+1 हो जाए कि ऊटी चलना है, तो आप लोग कहाँ चले जाओगे? ऊटी चले जाओगे। तो ये सिंपल मेजोरिटी, आधा, सीधी सी बात है, आधा और एक बंदा और, इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। चलो देखिए, सेकंड इसे रब करते हैं। देखो आपके नोट सही से बनने चाहिए ना, इसी वजह से हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखेंगे कि चीज़ें आपको कभी भी डाउट में ना आए। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या हो गया? सिंपल मेजोरिटी का मतलब हो गया कि 50% + 1, वो भी कौन? मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, समझो कि 545 लोकसभा में होते हैं, आपको पता है। अब 545 में से कोरम कितना है? कोरम है 54 का, 54 लोग तो चाहिए बिजनेस करने के लिए। और मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, समझो कि 54 में से सिर्फ 20 लोग वोट कर रहे हैं। प्रेजेंट तो सब है, प्रेजेंट तो 54 है, बट वोटिंग के लिए सिर्फ 20 ही कर रहे हैं जो वोट कर रहे हैं। अब आप लोग पूछोगे कि सर ऐसा क्यों है कि इतने लोग वोट क्यों नहीं कर रहे? देखो ऐसा होता है, देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जब कोई एक एमपी होता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके 2 कर्तव्य होते हैं। एक तो उसकी जो पार्टी चाहती है उसका वो कर्तव्य होता है, और एक कर्तव्य होता है उसका अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सपोर्ट करना, जहाँ से वो आया है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सपोर्ट करना। तो अब समझो कहीं एक ऐसी रीजन का एमपी है कि जो बिल पास हो रहा है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वालों में उस वो लोग नहीं चाहते कि वो बिल पास हो। तो अब वो क्या, अगर वोटिंग करेगा तो अपनी पार्टी के अगेंस्ट भी नहीं कर सकता और कॉन्स्टिट्यूएंसी के अगेंस्ट भी नहीं कर सकता। तो इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो वोट ना करे, ठीक है। अभी आप लेमैन लैंग्वेज में चीज समझ के चलिए, आगे जाके जब हम पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो अभी बस आप इतना ही समझ के चलिए कि एक एमपी होता है, उसका एक पार्टी वाला कर्तव्य होता है जो उसकी पार्टी चाहती है। चाहे बीजेपी, समझो बीजेपी का बंदा है, वो चाहता है कि उसकी पार्टी चाहती है कि लार्ज मैंडेट में काम ये हो, बट उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, वहाँ के लोग चाहते हैं कि ये बिल ना पास हो, तो वो रिफ्रेन करता है, वहाँ पे वोट नहीं करता है। तो समझो 54 लोग हैं, 54 लोगों में से 20 लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है, ये कोरम हो गया, ये प्रेजेंट एंड वोटिंग हो गया। एक सेकेंड इसे रब करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब 50%, 20 का 50% +1 कितना होगा? देखिए
20 का आधा कितना हुआ, 1/2 कितना हुआ, 10 और +1 तो कितना 11, मतलब 11 लोग कोई भी बिल को पास करा देंगे। आपको पता है इंडिया में जो एक स्टेट बनता है, राज्य, वो सिंपल मेजोरिटी से बनता है। किससे बनता है? सिंपल मेजोरिटी से। तो अगर पार्लियामेंट में 11 लोग बैठ के, लोकसभा में चाहे ना 11 लोग बैठ के, तो वो एक स्टेट बना देंगे नया। समझो यूपी में एक स्टेट बनाना है, हरित प्रदेश, जो मेरठ वाला एरिया है, हरित प्रदेश। मायावती जी के टाइम पे उन्होंने प्रपोजल लेके आए थे वो, किस तरीके से बनना चाहिए। तो अगर पार्लियामेंट चाहे, लोकसभा चाहे, तो मात्र 11 लोग मिलके सिंपल मेजोरिटी से, क्योंकि 20 लोग हो गया प्रेजेंट वोटिंग, तो 11 सिंपल मेजोरिटी से स्टेट बना देंगे। समझ गए? ठीक है, ये हो गया सिंपल मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट। अब इसको एक बार रब करते हैं। आपको बस अभी इतना समझना है कि 50% + 1 मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग सिंपल मेजोरिटी होता है। अब मैं आपको सिंपल मेजोरिटी का जो, हाँ, जहाँ जहाँ सिंपल मेजोरिटी काम होती है, जहाँ सिंपल मेजोरिटी का काम होता है, वो मैं आपको फटाफट लिस्ट डाउन कर देता हूँ। देखो, अभी जो हम लिस्ट डाउन करेंगे, ये सब हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर में आगे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहला देखिए, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना लिखा हुआ हो कि किस मेजोरिटी से ये बिल पास होना है, तब उसको हम मान लेते हैं कि इट इज बाय द सिंपल मेजोरिटी। कोई डाउट है? नहीं है। तो क्या लिखोगे? व्हेन नेचर ऑफ मेजोरिटी, व्हेन नेचर ऑफ मेजोरिटी इज नॉट मेंशनड, इज नॉट मेंशनड, इज नॉट मेंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन कॉन्स्टिट्यूशन। जब नेचर ऑफ मेजोरिटी मेंशन नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसे बोलते हैं, तब वहां पे ये ट्रीट किया जाता है कि सिंपल मेजोरिटी है। समझो कोई एक लाइन लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ये नहीं बताया कि कैसे पास होगी, तो मतलब क्या है, वो अपने आप से सिंपल मेजोरिटी मान लिया जाता है। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चीज है इलेक्शन ऑफ दो लोगों का इलेक्शन। देखो, इलेक्शन की हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, वैसे तो CTION होता है। इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ठीक है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहाँ बैठते हैं? ये लोकसभा हो गई। लोकसभा में 545 लोग हैं, 540 इसको मिला के, स्पीकर को मिला के। अब इनमें से मतलब दो आधे लोग, 273 लोग बोलेंगे, तो जाके ये स्पीकर बन जाता है। ठीक है, चलो, इलेक्शन ऑफ स्पीकर हो गया। एक सेकेंड, पेन चेंज करो। ठीक है, थर्ड चीज है, ये उन मोशन के लिए काम आता है। मोशन, देखो कितने टाइप के मोशन होते हैं? कट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखो, ये सारे मोशन हम पार्लियामेंट में पढ़ेंगे। बस आप यहाँ लिस्ट डाउन कर लो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मेजोरिटी होती क्या है। आगे ये सब ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ये एट द टाइम ऑफ पार्लियामेंट चैप्टर हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एडजॉर्नमेंट या कॉलिंग अटेंशन मोशन, इन सारे मोशन में सिंपल मेजोरिटी होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि समझो कि मोदी जी की पार्टी को कॉन्फिडेंस ना मिले, तो 273 लोग अगर ये कह देना उनमें से आधे लोग कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर नया PM बनेगा। गवर्नमेंट ही गिर जाती है, फिर सब कुछ दोबारा से होता है। ये हो गया मोशन। फोर्थ चीज, पैसेज ऑफ वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट। वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। देखो, मैं प्रेसिडेंट को ऐसे लिखता हूँ और गवर्नर को इस तरीके से, टोपी ऊपर, टोपी पहन लेते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या देखिए, बिल्स। तीन टाइप के बिल, कौन कौन से? एक सेकेंड से थोड़ा छोटा करते हैं। तीन टाइप के बिल, कौन कौन सा बिल हो गया? सबसे पहले हो गया ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। हर टाइप के बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं। अब ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल, फाइनेंस बिल में क्या डिफरेंस होता है, ये आप, हम लोग इसके बाद एक लॉ कैसे बनता है वो उस वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। ऐसा समझ में आ जाएगा कि आपको कभी कोई डाउट ही नहीं होगा ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंस बिल में। नेक्स्ट चीज, अगर गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो सीधा सिंपल मेजोरिटी से लगा सकती है। पार्लियामेंट में जितने लोग बैठे हैं उसकी सिंपल मेजोरिटी से प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। इमरजेंसी भी लगा सकते हैं इस तरीके से। इमरजेंसी कौन कौन सी? फाइनेंशियल और कौन सी? डिसकंटिन्यूएशन। अगर इमरजेंसी को डिसकंटिन्यूएशन करना है, अगर रोकना है, तो लोकसभा डिसकंटिन्यू भी कर सकती है। ठीक है, तो अभी कितना हो गया? देखो क्या क्या हो गया हमारा। सबसे पहले हमने ये बताया कि मोशन, उसके बाद हमने क्या बताया? वोट ऑफ थैंक्स। फिर क्या बताया? इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। व्हेन नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन बताया।
फिर आपको बिल के बारे में बताया, फिर प्रेसिडेंट रूल के बारे में, फिर इमरजेंसी के बारे में, या तो फाइनेंशियल या लोकसभा को जब डिसकंटिन्यू करना है। देखो इन सब के अंदर डिटेल में हम घुसेंगे जब हम पर्टिकुलर चैप्टर्स में जाएंगे। अभी बस आपको जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या होता है। सिंपल मेजोरिटी समझ में आ गया आप लोग को? चलो वेरी गुड। एक चीज़ और लिख लीजिए इसमें आप लोग, यहाँ पे करके लिख लीजिए इस चीज़ को, इसको आल्सो कॉल्ड फंक्शनल मेजोरिटी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए चाहिए ये। देखो फंक्शनल की स्पेलिंग भी CTION होती है, मैं थोड़ा शॉर्टकट में एक्स लिख रहा हूँ। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब फंक्शनल मेजोरिटी भी होता है। कोई डाउट नहीं ना? चलो बढ़िया है, आगे चलते हैं। ये हमारी सिंपल मेजोरिटी हो गया। नाउ वी विल लर्न अबाउट इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी, देखो इफेक्टिव मेजोरिटी वहाँ यूज़ होती है जहाँ भी रिमूवल की बात आएगी। जैसे रिमूवल ऑफ स्पीकर हुआ, जो भी रिमूवल है ना, जो भी ऊपर बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं? ऊपर बैठते हैं। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब जो ऊपर बैठते हैं, मतलब लोकसभा में, राज्यसभा में जो ऊपर बैठते हैं, चाहे डिप्टी हो या स्पीकर हो, उनके रिमूवल के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी यूज़ होती है। तो एक बार से थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, एक सेकेंड, क्योंकि आपको फिर आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज़ का, तो आपके लिए भी थोड़ा सही रहेगा वो। देखिए एक सेकेंड, देखिए इफेक्टिव मेजोरिटी कहाँ यूज़ होती है? इफेक्टिव मेजोरिटी इट इज फॉर रिमूवल ऑफ किसके रिमूवल के लिए? देखिए अब देखो, एक लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा। लोकसभा में कौन कौन बैठ सकता है? यहाँ स्पीकर या डिप्टी स्पीकर। यहाँ कौन बैठ सकता है? चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीकर के रिमूवल के लिए, डिप्टी स्पीकर के रिमूवल के लिए, जो राज्यसभा में ऊपर बैठता है वो जनरली वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए ये नहीं होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। वाइस प्रेसिडेंट याद रखिएगा आप लोग। वाइस, मैं आपको छोटी सी बताता हूँ, लक्ष्मीकांत में ये दे रखा है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से रिमूव होते हैं, बट वो गलत दिया हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड बाय द इफेक्टिव मेजोरिटी ओनली इन राज्यसभा। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और कौन है? डिप्टी चेयरमैन हो गया। चलिए ये हमारी हो गई इफेक्टिव मेजोरिटी। अब आप लोग पूछेंगे सर आपने जैसे सिंपल बताया था, तो इफेक्टिव मेजोरिटी होती क्या है? देखिए इफेक्टिव मेजोरिटी होती क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। इफेक्टिव मेजोरिटी होता है 50% तो हो गई प्लस 1, वहां पे था मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, मगर यहाँ किसका? 50% प्लस 1 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब क्या हो गया? माइनस DDR। ये होता है, मतलब टोटल स्ट्रेंथ समझो 545 है, मगर कुछ MP डिस्क्वालीफाइड या डाई या रिजाइन करके चले गए, तो उनको माइनस कर दो, तो जो स्ट्रेंथ बची वो होती है इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। ये रिमूवल होता है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट और डिप्टी चेयरमैन का। वाइस प्रेसिडेंट को ही चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ये इफेक्टिव मेजोरिटी से रिमूवल होता है वाइस प्रेसिडेंट का, क्योंकि वहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वो वहाँ पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी लिखा हुआ है, ठीक है। समझ गए आप इस चीज़ को? चलो वेरी गुड। तो TS माइनस DDR इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम इफेक्टिव स्ट्रेंथ। यहाँ पे एब्सेंटिज्म काउंट नहीं होता, एब्सेंटिज्म नॉट काउंट। मैंने आपको समझा दिया वो कॉन्सेप्ट पहले ही। तो ये हो गया इफेक्टिव मेजोरिटी। अब हम पढ़ेंगे कौन सी मेजोरिटी? अब हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मेजोरिटी। कौन सी? इसको छोटा करते हैं थोड़ा, एक सेकेंड। हाँ देखिए, पहले मैं इसे आपको मार्क डाउन कर देता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि आपको फिर याद रहना चाहिए ना। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट ओनली राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन। क्या फॉर्मूला होता है आपको मैंने बता दिया। इसे एक बार रब कर देते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। एक सेकंड, ज़्यादा हो गया ये तो, थोड़ी छोटी करते हैं इसको, ठीक है। एब्सेंटिज्म नॉट काउंट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सी मेजोरिटी? अब जो हमारी मेजोरिटी है उस मेजोरिटी का नाम है एब्सोल्यूट। कौन सी है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है
50%, भाई साहब ये बहुत तगड़ी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड एनीवेयर, कहीं पे ऐसे डायरेक्टली बिल बनाने के पास मतलब कुछ में नहीं आएगी। क्या होता है ये होती है 50% प्लस वन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो ये कहाँ काम आती है? ये गवर्नमेंट बनाने के काम आती है। 273, 545 का आधा और प्लस वन करके 273 चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। बट कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं लिखा हुआ है, ये वाला जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, नो सिचुएशन इन फॉर्मल सेंस रिक्वायर दिस, तो आप इसको यहाँ लिख लीजिए, नो सिचुएशन इन फॉर्मल सेंस रिक्वायर्स दिस, कहीं नहीं चाहिए। इट रिक्वायर्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। कैसे? लोकसभा में 545 होती है टोटल स्ट्रेंथ, तो 545 का 50% प्लस वन कितना हो गया? 273 चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। बट नॉट मैंशनड, यार इसको बहुत ध्यान से लिखिए, बट नॉट मैंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेंशन नहीं है, ठीक है। तो जनरली ये वैसे कहीं बिल बनाने के उसके काम में नहीं आती है। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ, दैट इज कॉल्ड स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी जो मैं आपको समझाऊंगा ना, बहुत ध्यान से समझिएगा स्पेशल मेजोरिटी को। एक सेकेंड पेन लेते हैं। स्पेशल मेजोरिटी, पहले स्पेशल मेजोरिटी का जो मैं आपको चार्ट बना रहा हूँ उस चार्ट को देखिए, बहुत इजीली आपको फिर कभी स्पेशल मेजोरिटी में डाउट नहीं होगा। आगे जितने चैप्टर आने वाले हैं वहाँ मैं आपको स्पेशल मेजोरिटी नहीं समझाऊंगा, मैं आपको बस ये बोलूँगा स्पेशल मेजोरिटी फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड। तो अभी आप समझ लो कि क्या होता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी इसको बोलते हैं फर्स्ट काइंड, इसको बोलते हैं सेकंड काइंड, एक होती है हमारी थर्ड काइंड, ठीक है। देखो क्या होता है फर्स्ट काइंड, कैसे हुआ देखिए, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए फर्स्ट काइंड मेजोरिटी क्या होती है, पेन थोड़ा सा छोटा करते हैं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट काइंड मेजोरिटी, फर्स्ट काइंड क्या होती है कि जो मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग वो 2/3 से ज़्यादा हो, 2/3 से ज़्यादा हो, ध्यान से सुनना, या उसके बराबर हो। 2/3 कैसे? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझो 545 लोकसभा में मैक्सिमम सीट होगी, समझो कि 300 लोग प्रेजेंट हैं और 300 लोग में भी 270 लोग वोटिंग कर रहे हैं, ये प्रेजेंट हो गया वोटिंग, तो ये किस में काउंट होगा? ये मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 270 का 2/3 कितना हो गया? 3 9 27, 0 2 9 18, मतलब 180 वोट चाहिए या इससे ज़्यादा इस चीज़ को पास करने के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। इसका एग्जाम्पल को लिख लेना आप, ठीक है। चलो इसे एक बार रब करके आगे चलते हैं। अब ये कहाँ चाहिए होती है? देखो बहुत तगड़ी ट्रिक बताऊंगा इस चीज़ की मैं आपको, कभी आप भूलोगे ही नहीं। जहाँ भी फेडरलिज्म रिलेटेड प्रोविजन होता है, इट इज यूज्ड इन फेडरलिज्म रिलेटेड प्रोविजन। फेडरलिज्म मतलब क्या? जहाँ भी सरकार को स्टेट और सेंटर के जब बात आ जाती है, जैसे कि आर्टिकल 249, ये क्या होता है? पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने की पावर देता है। इट अलाउज पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। जब पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा ये लॉ बनाते हैं स्टेट लिस्ट मतलब राज्य के लिए बना रहे हैं, तब इनको ये चाहिए फेडरलिज्म। ये जहां भी ये यूज होगा ना, 2/3 ग्रेटर देन इक्वल टू या मतलब मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो वहां पे आपका फेडरलिज्म वाला होगा, वहीं पे ये यूज होगा। और जैसे आर्टिकल 312 क्या होता है? ये ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने के लिए, जैसे आईएएस है अभी जैसे कभी कोई नई सर्विस बनानी है, समझो कि इंडियन एजुकेशन सर्विस बनानी है, या अभी कोई नहीं है इंडियन एजुकेशन सर्विस, तो इंडियन एजुकेशन सर्विस बनानी है, तो ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए अगर आपको ऐसा कुछ भी नया बनाना है तो आपको फर्स्ट काइंड ऑफ स्पेशल मेजोरिटी यूज करनी है। अब हम देखेंगे सेकंड काइंड की क्या है? सेकंड काइंड में वो ये बोलता है कि दोनों चीज साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। कौन सी वाली? एक तो ये तो हो 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। 50% को आप ये भी लिख सकते हो 50% प्लस वन, या 2/3 इसका लिख के प्लस वन, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने आपको जनरल समझा रहा हूँ। 50% प्लस वन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ये कहाँ पे यूज होती है? देखो
180 भी चाहिए, और बट इतना भी चाहिए 50%। मतलब कि अगर आपको समझो, मतलब इसका मतलब तो ये हो गया कि ये जो एक्स वाली जो समझो ये वैल्यू एक्स निकल के आई, ठीक है, आपने कैलकुलेट किया एक्स आई, और इसकी वैल्यू क्या आती है 273। मतलब कि जो एक्स निकल के आया ना, ये 273 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होगी। तो टू, इसका मतलब हो गया कि 273 से ज़्यादा लोग चाहिए उसको बिल को पास करने के लिए। ये देखो लग रहा है ना कितना टफ है, इतने सारे लोग बैठाओगे तुम तब जाके ये बिल पास होगा। तो ये यहाँ पे टू साइमल्टेनियस साइमल्टेनियस कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, फुलफिल्ड कौन सी, एक तो 2/3 भी हो और 50% से ज़्यादा भी हो, टोटल स्ट्रेंथ या मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये कहाँ पे काम आता है, देखो जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ना, जैसे मैंने यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा ये आपको याद होगा ना, तो आप आराम से कर लोगे। यहाँ क्या है फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है, फेडरलिज्म का मतलब जो मैंने आपको अपने जो कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो में ध्यान से जाके समझना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सेंटर और स्टेट का सारा खेल है यहाँ पे। यहाँ जब फेडरलिज्म ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, देखिए इट इज़ यूज्ड इन which severely affects फेडरलिज्म डायरेक्टली, जब फेडरलिज्म को डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया था आप लोग को, मैंने बताया था फेडरलिज्म का मतलब होता है जहां पे साइमल्टेनियसली दो गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती हैं, एक सेंटर में कर रही है एक स्टेट में कर रही है। समझो एक सेंटर में हो गई बीजेपी की, स्टेट में हो गई कांग्रेस की, दो अलग अलग गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही हैं। तो वहां पे अगर ज़्यादा ही कुछ समझो, सेंटर कुछ एक ऐसा लॉ बनाने वाला है जो स्टेट की पावर को इफेक्ट कर रहा है, तब सेकंड काइंड ऑफ मेजोरिटी यूज होती है। जैसे आपको मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ, जैसे रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। और कहाँ पर है अप्रूवल ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी फ्रॉम बोथ हाउस, ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इन चीज़ के लिए तो आपको बस ये याद रखना है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है, तो आपको ये चाहिए सेकंड काइंड ऑफ मेजोरिटी। इस चीज़ को याद रखो, ये सब बाद में अपने आप याद हो जाएगा। अभी बस इतना याद रखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 में आपको सेकंड काइंड ऑफ मेजोरिटी चाहिए। अब हम बात करेंगे थर्ड काइंड में। थर्ड काइंड में क्या है, थर्ड काइंड में लिखा है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। ये बस एक ही जगह यूज होती है, ये टफेस्ट मेजोरिटी है। कौन सी है ये, टफेस्ट मेजोरिटी, टफेस्ट मेजोरिटी। बताऊं कैसे, देखो 545 का 2/3 कितना हो गया 364, मतलब 364 लोग कहें उस चीज़ को कि हाँ ऐसा करना है। और लोग राज्यसभा में कितना हो गया 245 का 164, इतने लोग कहें। देख रहा है 364, अभी तक मैक्सिमम 273 की बात करती है हमने, सबसे टफेस्ट आगे 364 लोग उस चीज़ को हाँ बोले, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कहाँ यूज़ होती है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को निकालने के लिए, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61, ठीक है। ऐसे याद कर लो। याद कैसे करोगे, वन क्या है डंडा, डंडे से निकालना है, ऐसे करके याद रखो वन। कोई इसको गलत तरीके से ना ले, बस इतना समझ लो कि इम्पीचमेंट आई से इम्पीचमेंट आई 1, ठीक है 61। और ये पी है ना, पी को उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा 6, 6 को 6, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड काइंड ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। तो अब हमारा मेजोरिटी का यहाँ पे पूरा सब खत्म हो जाता है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, एक बार बहुत अच्छी तरीके से देखिए। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है, इसको हम छोटा करके एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको कोरम बताया कि कोरम क्या होता है, मिनिमम नंबर। इंडिया में कितना कोरम है, मेरे साथ साथ बोलो 1/10। तो 1/10 इतने लोग बैठे हुए नीचे काम करने के लिए। वैकेंसी का मतलब होता है डीडीआर, एब्सेंट का मतलब नहीं होता। वैकेंसी एंड एब्सेंट दोनों अलग चीज़ होती है। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ मेजोरिटी बताया। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी में मैंने आपको 4 टाइप की मेजोरिटी बताई। कितने टाइप की, 4 टाइप की। थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको, हाँ बस। कितने टाइप की, 4 टाइप की। पहले सिंपल मेजोरिटी आपको पता है प्रेसिडेंट रूल के लिए, बिल के लिए। फंक्शनल मेजोरिटी के लिए, मतलब फंक्शनल मतलब कि काम तभी करेगी जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो, या मतलब फंक्शन कर पाए गवर्नमेंट। जब या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है तो सिंपल मेजोरिटी काम आएगी। पैसेज ऑफ वोट ऑफ थैंक्स इस चीज़ के लिए। इफेक्टिव मेजोरिटी, रिमूवल फॉर स्पीकर, इन सब के लिए। फिर याद रखना जो वाइस प्रेसिडेंट वाला मैंने आपको केस बताया,
ठीक है। फिर एब्सोल्यूट मेजोरिटी 50% प्लस वन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, तो ये गवर्नमेंट बनाने के लिए काम आती है, वैसे कहीं मेंशन नहीं है ये सब। स्पेशल मेजोरिटी 3 टाइप की होती है, मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे 2/3 मेंबर प्रेजेंट वोटिंग, यहाँ पे इसके साथ साथ प्लस 50% प्लस वन टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, और ये 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। यहाँ फेडरलिज्म थोड़ा इफेक्ट है, तकड़ा इफेक्ट हो रहा है यहाँ इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे कि 3 ways टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।